गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो था मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, और इसमें अब तक हमने 2 पार्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं। मृदा का बेसिक पढ़ा था, मृदा से कुछ रिलेटेड परिभाषाएं या डेफिनेशंस देखी थी। पिछली वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस देख चुके थे। आज का जो टॉपिक है वहाँ से हम ये मानते हैं कि रियल जो सच में एक सॉइल है, मिट्टी है, उसका स्टार्ट होती है वो। अब मिट्टी स्टार्ट होती है कहाँ से? जहाँ से उसका निर्माण शुरू होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, या फिर यूं कह दीजिए कि मृदा का निर्माण होता है। और वही आज का हमारा टॉपिक भी है, सॉइल फॉर्मेशन एंड रॉक्स, यानी मृदा निर्माण और चट्टानें। मृदा निर्माण और चट्टानों के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। और मृदा निर्माण इसलिए आवश्यक है कि उसमें पेरेंट मटेरियल क्या है, पैतृक पदार्थ क्या है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से खनिज है उसमें, इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सभी के बारे में जानकारी है तो हमें ये पता लगता रहेगा कि इसमें ये पोषक तत्व है, इसमें इतनी कठोरता है, इसमें जल इतना चाहिए होगा। तो यानी कि मृदा जिस पैतृक पदार्थ से मिलकर के बनी है उसके बारे में हमें जानकारी होगी। अगर हमें उसके बारे में जानकारी है तो हमें यह भी पता लगता रहेगा कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पोषक तत्व कौन से हैं तो कौन सी फसल उगाई जा सकती है, उस फसल में कितना पानी चाहिए होगा, ये भी हमें मृदा बताएगी। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें जरूरी क्या है? मृदा निर्माण जानना जरूरी है। और मृदा निर्माण में सबसे पहले जानना जरूरी क्या होता है? चट्टानें। तो हम थोड़ा सा इसका पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर चट्टानों पर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मृदा निर्माण होता कैसे है। देखो, सबसे पहले होता क्या है? चट्टान या खनिज, या तो चट्टान ले लो, या तो चट्टान होता है या होता है खनिज। और इनका अपक्षय होता है, या इनको ये टूटते हैं तब अपक्षय होता है। तब क्या बनता है कि मृदा का जो पैतृक पदार्थ है वो बनता है। इससे बनता है मृदा पैतृक पदार्थ, या इंग्लिश में कहें तो पेरेंटल मटेरियल ऑफ सॉइल, याद रखना है। फिर अब इसमें बहुत से कारक काम करते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी कारक हो सकता है। वो कारक क्या करते हैं? इनको तोड़ते हैं और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? मृदा में। तो हमने अब सिंपल सी चीज ये देखी है कि चट्टान टूटने पर, उनका अपक्षय होने पर क्या हो जाता है, क्या बनता है? मृदा का पेरेंटल मटेरियल, मृदा का पैतृक पदार्थ मिलता है। और मृदा का पैतृक पदार्थ जब आपको मिलता है, उससे आपका क्या होता है? धीरे धीरे कारक काम करते हैं उस पर, जैसे मनुष्य है, या पक्षी है, पशु है, या कोई भी वायु है, जल है, रसायन है, भौतिक का कोई मैकेनिकल तरीके से होता है। ये सभी हम अभी इसमें पढ़ेंगे। तो इन कारकों के कारण वो किसमें, मृदा जो पैतृक पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो मृदा में परिवर्तित हो जाता है। इतनी सी बातों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका सिंपल चीज। एक्चुअल में होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, वो आपने अभी देख लिया है। अब इसके बारे में आप आगे क्या देखते हैं कि सबसे पहले आता है आपका चट्टान या खनिज। तो हमने पहले ही लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने 3 स्फीयर पढ़े थे, पृथ्वी के, अर्थ के, धरती के। हमने 3 स्फीयर पढ़े थे। कौन कौन से थे? जिनको हिंदी में मंडल बोलते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल। 3 थे, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों पढ़े थे ना, याद है? अगर नहीं याद है तो पहली वीडियो दोबारा देख लेंगे कि उनमें क्या था क्या नहीं था। तो हम ये देखना है कि लिथोस्फीयर
लिथोस्फीयर है क्या और कहां से आया है, ये बात हमें थोड़ा सा जानकारी लेनी है। लिथोस्फीयर दो शब्दों से बना है, देख लो, लिथो प्लस स्फीयर। लिथो का मतलब क्या होता है, रॉक, यानी कि हिंदी में कहेंगे चट्टान। लिथो का मतलब होता है रॉक या चट्टान, और स्फीयर का मतलब होता है मंडल, यानी कि चट्टान का मंडल। चट्टानें जहां पर है वो है लिथोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब जल था, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल था, लिथोस्फीयर यानी कि रॉक्स का मंडल, यानी कि जहां पर कठोर भाग का मंडल। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, या फिर यूं कह दीजिए कि भूमि की ऊपरी वो परत जिस पर पानी को छोड़ करके बाकी का जो भाग बचता है उसको हम लिथोस्फीयर या भूमंडल बोल देते हैं। इतनी सिंपल सी चीज है इसमें, ठीक है। बाकी का जो अगर आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा देखना है तो आप पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, इसमें हम अभी इतनी बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है, अभी इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या है, रॉक या चट्टान। तो हमने बचपन से यही पढ़ा है कि कठोर भाग जो होता है ना, मृदा का या कोई भी चीज का कठोर भाग है वो क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। बचपन से पढ़ा है, और बहुत सी विज्ञान इसको सच भी मानती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मृदा शास्त्र या मृदा विज्ञान। मृदा शास्त्र या भूशास्त्र के अनुसार ये सच नहीं है। मृदा शास्त्र और भूशास्त्र ये कहते हैं, चट्टान की परिभाषा आप लिख लेना, चाहे देख लो। तो मृदा शास्त्र और भूशास्त्र में यह कहा जाता है कि एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों के ठोस संगठन को क्या कहा जाता है, चट्टान बोल दिया जाता है। चट्टान जरूरी नहीं है कि ठोस हो, बालू भी चट्टान हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या क्या जरूरी है, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों के ठोस संगठन को क्या बोल देते हैं, रॉक, चट्टान बोल देते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के ठोस संगठन को चट्टान कहते हैं। समझ में आ गई होगी। The solid combination of two or more than two minerals is known as rock according to soil science। मृदा शास्त्र के अनुसार ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन ही हमें याद रखनी है, यही हमें पढ़ना है। तो मृदा शास्त्र चट्टान हो गया। यहां पर मृदा शास्त्र में चट्टान की परिभाषा आपने देखी, लेकिन इसमें एक शब्द था, दो या दो से अधिक खनिज पदार्थ। अब ये खनिज पदार्थ क्या होता है भाई, खनिज पदार्थ क्या बला है, खनिज पदार्थ किसको कहते हैं, या इंग्लिश में जका टाबर है मिनरल किसको कहते हैं। देखो, मिनरल और खनिज पदार्थ, मिनरल और खनिज पदार्थ में एक चीज देख लो, सीधी सी परिभाषा याद रखनी है। देखो, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। सबसे छोटा जा कोई भी चीज है ना, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है, उसको तोड़ते हैं, सबसे छोटा तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जब बिल्कुल टूट जाएगा और उसकी अंतिम स्टेज आ जाएगी, उसका सबसे छोटा जो भाग बच जाएगा उसको बोल देते हैं अणु, या इंग्लिश में बोल देते हैं एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मटेरियल इज अणु, एटम। ठीक है, अणु होता है, उस अणु से मिलकर दो समान अणुओं से मिलकर बनता है तत्व, इंग्लिश में बोल देते हैं एलिमेंट। बात समझ रहे हो, एलिमेंट, अणु से बना एलिमेंट या तत्व, एटम से बना एलिमेंट, अणु से बना तत्व, हिंदी इंग्लिश देख लेना। उसके बाद में जब दो या दो से अधिक केमिकल कंपोजिशन से, दो या दो से अधिक तत्वों या एलिमेंट्स की केमिकल कंपोजिशन
एलिमेंट्स का एग्जांपल दूं तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एटम भी होते हैं, लेकिन H और H, हाइड्रोजन तो एक H तो क्या है, एटम है, अणु है। H और H जब जुड़ जाता है H2 बन गया, ये बन गया तत्व। O और O मिलकर क्या बन गया, ऑक्सीजन, O2, ये तत्व बन जाते हैं। और जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में बंध बनाकर मिल जाते हैं और जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान होती है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, रासायनिक गुण अच्छे खासे मिलते होते हैं, उन पदार्थों को क्या बोल देते हैं, मिनरल्स बोल देते हैं, खनिज पदार्थ बोल देते हैं। सिंपल भाषा में एक बार दोबारा समझ लो। देखो क्या कहा है मैंने, अणु सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद में बनता है तत्व, अणुओं के मिलने से बन गया तत्व, और तत्व से बन जाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जिनकी रासायनिक संरचनाएं समान होती है, जिनके भौतिक गुण एक निश्चित होते हैं, उनको बोल देते हैं खनिज, उनको बोल देते हैं खनिज। जैसे सिलिका है, क्वार्ट्ज है, क्या है ये, खनिज के एग्जाम्पल हैं, खनिज के उदाहरण है क्वार्ट्ज, सिलिका, एल्यूमिनोसिलिकेट, यानी कि जिनकी केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संरचनाएं हैं, वो एक डेफिनेट होती है, जिनकी भौतिक अवस्थाएं हैं वो एक डेफिनेट होती है। सॉरी, तो इनसे जो बनता है, यानी कि इनमें रसायन उपस्थित होते हैं। नॉर्मल तरीके पे समझना है मिनरल्स को, खनिज को, तो ये देख लो कि इनमें ना रसायन उपस्थित होते हैं, रसायनों की कंपोजिशन होती है, रसायनों की संरचनाएं होती है ये। और ये किस में उपस्थित होते हैं, चट्टानों में। इनका परिभाषा हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि ये चट्टानों में उपस्थित होते हैं। दो चट्टानों की तो परिभाषा ही यही है कि दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के ठोस संगठन को हम क्या बोल देते हैं, चट्टान बोल देते हैं। बात समझ में आई? तो हमने एक बार देख लो क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा कि चट्टान से मृदा पैतृक पदार्थ, मृदा पैतृक पदार्थ से मृदा। हमने पहली वीडियो में ही देखा था, क्या देखा था कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था हमने। उसके बाद में जो लिथोस्फीयर है उसमें लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है रॉक, मंडल, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोयल फॉर्मेशन पढ़ना है, सोयल का निर्माण पढ़ना है हमें आगे जा करके। सोयल निर्माण पढ़ने के लिए ये पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा ये ज्ञान जरूरी है। ये होता कैसे है, ये भौतिक स्थिति भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। तो इन चीजों को अपघटन होता है, अपक्षय होता है, मृदा पैतृक पदार्थ बनता है मृदा। लिथोस्फीयर से लिथो प्लस स्फीयर, लिथो का मतलब होता है चट्टान और स्फीयर का मतलब होता है मंडल। रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, यानी कि लिथो का मतलब चट्टान, यानी कि वो भाग धरती का, वो धरती का वो भाग जो ठोस है, चट्टानों के रूप में पाया जाता है, क्या है, लिथोस्फीयर है। और चट्टानों की परिभाषा मैंने बता दी। उसके बाद में हमने देखा मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थों की परिभाषा भी हमने देख ली। अब इसमें आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या बात करेंगे वो देख लो एक बार कि हमने चट्टानों को पढ़ना है। चट्टानों को पढ़ेंगे तो चट्टानें होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, 3 प्रकार की। और कौन कौन सी चट्टानें हैं ये घबरानों को नहीं, बिगुर जी इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बताऊंगा। सब कुछ हिंदी में, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो लिख लेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार इसको बनाना जरूरी है। इसको बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं सभी को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नहीं तो 2 वीडियो में पूरा कर देंगे चट्टान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको बनाना इसलिए जरूरी है कि जल्दी से एक बार समझ में आ जाए कि किस प्रकार क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, कि इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, आगे इसको 3 में, आगे इसको 3 में, आगे उसको 3 में, तो इसमें होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे रॉक्स की। चट्टानों को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब इग्नीशियस को बोलते हैं आग्नेय,
क्या बोलते हैं? आगन्य। सेडिमेंट्री बोला अवसादी, और मेटामॉर्फिक ने कायांतरित या रूपांतरित, यानी इसका मतलब ही हो गया मेटामॉर्फिक बदला हुआ, यानी कि रूपांतरित या कायांतरित भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, चट्टानें 3 प्रकार की होती है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नीशियस को हिंदी में अगन्य, सेडिमेंट्री को हिंदी में अवसादी, मेटामॉर्फिक को बोलते हैं क्या है? रूपांतरित बोल देते हैं या कायांतरित बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इग्नीशियस को आगे फिर विभाजित किया गया है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इग्नीशियस को आगे डिवाइड किया गया है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, ये क्या होता है? एसिडिक यानी अम्लीय, न्यूट्रल यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल, यानी जिसका पीएच लगभग 7 होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है, और बेसिक यानी जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो मैकेनिकली, सेडिमेंट्री फिर 3 भाग में डिवाइड कर दियो, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। मैकेनिकली मतलब है भौतिक रूप से, यानी कि मारना, पीटना, कूटना, इस प्रकार से। केमिकली मतलब रासायनिक रूप से, और कार्बनिक रूप से यानी ऑर्गेनिकली यानी कार्बनिक रूप से। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित, 3 प्रकार से फिर डिवाइड कर दिया इसको। 3 प्रकार से वो डिवाइड के कौन कौन से हैं? हाइड्रोमेटामॉर्फिक और हाइड्रोमेटामॉर्फिक और थर्मोमेटामॉर्फिक, और देखो जल, हाइड्रो का तो मतलब ही हाइड्रोस्फीयर में बताया था जल। ये है दाब, डायनमो यानी कि दाब। थर्मो, टेम्परेचर। थर्मो का मतलब भी क्या होता है? थर्मोमीटर नहीं देखा क्या? थर्मोमीटर कौन सुनेड़ो के ताप चेक करने भी यूज हुआ है, अपने डॉक्टर रखा है थर्मोमीटर, यानी कि तापमान चेक करने के लिए, यानी ताप द्वारा, दाब द्वारा, जल द्वारा रूपांतरित। सीधी सी बात है, जल द्वारा रूपांतरित, दाब द्वारा रूपांतरित और ताप द्वारा रूपांतरित। इतनी सी बात थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस को क्या फंडो है? इग्नीशियस को हिंदी में मैंने अभी बताया था, क्या बोलते हैं? इग्नीशियस यानी कि इग्नीशियस रॉक्स को बोलते हैं आगन्य। अब ये भी बताऊंगा मैं आगन्य क्यों बोलते हैं। ये 2 शब्दों से बना हुआ है। 2 शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। देख लो, इग्निस क्यों है? भाषा कौन सी है? लैटिन। शब्द क्या है? इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर। इग्निस का मतलब होता है फायर। बात समझ में आई? इतनी सी बात थी। इग्निस का मतलब फायर, फायर का मतलब हिंदी में आग, और आग से बना है आगन्य। इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। क्या है इग्नीशियस रॉक्स? यानी कि वो चट्टानें, इग्नीशियस रॉक्स लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, उससे बना है इग्नीशियस। इग्निस का अर्थ है फायर, फायर को हिंदी में आग, और आग को बोलते हैं आगन्य। बात समझ में आई? सिंपल चीज है, कोई प्रॉब्लम को नहीं। हाँ, अब बनता कैसे है? देखो, ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी के फटने से ये इस प्रकार की इग्नीशियस रॉक्स है वो बनती है। ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनिक इरप्शन इंग्लिश में बोलते हैं। अब जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ
और ऊपर आकर के वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फूटना, ज्वाला यानी कि बहुत अधिक तापमान का लावा, मैग्मा बोल देते हैं। मैग्मा जो तकरीबन 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है उसका, मैग्मा हिंदी में भी मैग्मा ही कहे, 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान, इस तापमान पर वो लावा निकलता है धरती से। और वो लावा निकलता है धरती से तो धरती का तापमान तो कितना गया है, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस ही है, तो यानी कि ठंडा हो जाएगा वो एकदम से। एकदम से जब ठंडा होगा तब उसमें क्या होगा, वो ठोस बन जाएगा। अब पानी घरे फ्रीज में मेल जहां बर्फ जमान भी एकदम ठंडो को नहीं हो जाएगी, वही इसमें हालात होता है। बिल्कुल ये गर्म होता है, 700, 800, 900, 1000, 1100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और एकदम उबलता हुआ ऊपर उठता है। और जैसे ही धरती का तापमान ऊपर आता है, ये धरती का तापमान कम होता है और कम होते ही यह क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। अब ठोस बन गया तब इसकी क्या बन गई, चट्टानें। उन्हीं चट्टानों को क्या बोलते हैं, एग्नीशियस। इसीलिए आग्नेय भी बोलते हैं क्योंकि ये आग के रूप में निकलता है, समझ रहे हो, आग के रूप में निकलता है। इसमें क्या होता है कि धरती की जितनी भी भूपपड़ी है ना, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट पढ़ाया था, भूपपड़ी बोलते हैं हिंदी में। क्रस्ट में का जो 95% भाग है ना, वो इग्नीशियस रॉक से ही मिलकर बना हुआ है। क्रस्ट का 95% भाग इग्नीशियस रॉक से ही मिलकर बना है। किससे बना है 95% भाग? क्रस्ट का, भूपपड़ी का 95% भाग ये लावा के ठंडा होने से या ज्वालामुखी के ठंडा होने से जो इग्नीशियस रॉक्स बनी है उनसे बना है। सिंपल सी चीज है। हाँ, आगे देख लो। इग्नीशियस रॉक्स को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत किस प्रकार? कई बच्चे हैं ना, वो समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा कि सीधा कोई भी चीज है उसको विभाजित कर दिया, किसी को कौन से में लिख दिया, किसी को कौन से में लिख दिया, ऐसा करना ही नहीं है। देखो वर्गीकरण करने का तरीका क्या होता है, एक बहुत ही मीठा सा एग्जाम्पल देंगे। वर्गीकरण करने का तरीका सिंपल सा है। जैसे रसगुल्ला देखा है ना, मिठाई होती है, सारा जानो मिठाई रसगुल्ला ने। रसगुल्ला होता है ना, उसको 4 प्रकार से 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो। कैसे? कि एक तो मिठास के आधार पर, मिठास के आधार पर कैसे? एक में तो चाशनी ज्यादा हुआ है, एक में चाशनी कम हुआ है, एक मीठो ज्यादा है, एक मीठो कम है। यानी मिठास के आधार पर आपने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया कि मीठा ज्यादा है और मीठा कम है। दूसरी चीज आती है इसमें आकार के आधार पर कि आकार एक तो छोटा है, एक बड़ा है, एक मध्यम है। आकार के आधार पर आपने रसगुल्ले को 3 भागों में विभाजित कर दिया कि छोटी और रसगुल्लो है, बडोड़ो है, क्या बिचलो है, 3 हो गया नहीं। उसके बाद फिर आता है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर रसगुल्ले बहुत होते हैं, धोला है, काला है, आजकल गुलाबी भी आवे। तो क्या है कि वर्गीकरण करने का तरीका है ये, यानी कि अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कोई आधार होना चाहिए उसको वर्गीकरण करने का। अब कोई इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, आप हर कसौटी पर खरे हो बतावा, लेकिन वो झूठ बोलता हुआ तो यानी कि उसका और सारी कैटेगरी में वर्गीकरण सही है, वो बेस्ट है, लेकिन उसका बोलने के जो सच्चाई है, सच्चाई के आधार पर वो क्या है, गलत इंसान है। यानी उसका वर्गीकरण हर तरीके से बिल्कुल बेस्ट निकला वो, लेकिन उसको एक प्रकार से जब वर्गीकृत किया गया, यानी सच्चाई के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जब वो झूठा निकला, तो ये वर्गीकरण है। इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार से हम चट्टानों को वर्गीकृत किया है 3 प्रकार से कर दिया इनको। तो अब आग्नेय जो इग्नीशियस रॉक्स हैं इनको भी आगे वर्गीकृत करेंगे। इनको वर्गीकृत करते हैं, इसको 3 आधार पर मुख्यतः वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल 2-3 मिनट की बात है, बस थोड़ा सा देख लेना। इसको पहला जो आधार रहता है इसका, वो पहला आधार रहता है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर। ओरिजिन बोल दो, या हिंदी मीडियम वाले ओरिजिन या हिंदी मीडियम वाले लिख लेना उत्पत्ति के आधार पर। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है बाह्य,
और एक होता है आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक हिंदी वाले ध्यान देना, इंग्लिश वाले तो लिख लेना इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव। इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव शायद दिखेगा नहीं। आभ्यंतरिक और बाह्य। आभ्यंतरिक आगन्य और बाह्य आगन्य। आभ्यंतरिक यानी अंदर और बाह्य मतलब बाहर। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो लावा बाहर आकर के ठंडा हुआ वो तो बाह्य, और जो अंदर ही ठंडा हो गया वो आभ्यंतरिक। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं पढ़ना, नाम से पता है। ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कैसी हुई, उन वो चट्टानें धरती के अगर अंदर ठंडी हो गई, वो लावा अगर धरती के अंदर ठंडा हो गया तो वो है आभ्यंतरिक। और अगर वही लावा धरती के बाहर आकर के ठंडा हुआ है, यानी कि धरती का जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर आकर के ठंडा हुआ है, तो वो बाह्य है। सिंपल सी चीज है, कोई समस्या लेने की। पहला वर्गीकरण हो गया ये। दूसरा वर्गीकरण इसमें करेंगे हम किसके आधार पर? इसमें कणों के आधार पर। कणों के आधार पर 4 या 5 पॉइंट लिख लेना। बहुत बड़े कण, बहुत बड़े कण, दूसरा आता है बहुत बड़े कण, दूसरा आता है बड़े कण, तीसरा आता है छोटे कण, चौथा आता है आपका मिश्रित कण, और पांचवा आप लिख लो टुकड़े। तो अब ये क्या है? यानी कि ये किसके आधार पर वर्गीकरण है? ये सीधी सी बात है, वर्गीकरण है इनके कणों के आधार पर, इनके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कैसे? जिन आगन्य चट्टानों में कण हैं, जो छोटे कण होते हैं वो कण है बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़े कण। जिनमें बड़े कण है वो बड़े कण में आ जाएंगे, जिनमें छोटे कण है वो छोटे कण में आ जाएंगे, और जिनमें बड़े कण, छोटे कण, बहुत बड़े कण वो मिल गए, वो मिश्रित कण हो गए। और टुकड़े यानी कि एक तरह के छोटे कणों के टुकड़े बन गए, बड़े कणों के टुकड़े बन गए, और फिर उन टुकड़ों से मिलकर बन गया, तो वो है टुकड़े। सीधी सी बात है, सिंपल सी, कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार से हमने यहां पर इसका वर्गीकरण कर दिया है। तीसरा प्रकार है जो ये है, सिंपल सी चीज है, दुखी को नहीं होना जमाई। आगन्य आगे आता है तीसरा वर्गीकरण। इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहता है, पूछा भी जाता है, और आगे के अनुसार भी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। एसिडिक यानी अम्लीय। अब इसको विभाजित किया जाता है इसमें उपस्थित सिलिका के आधार पर। सिलिका के आधार पर, यानी कि इसमें सिलिका कितने प्रतिशत है, तो बस वो प्रतिशत याद रखना है और कुछ नहीं है। तो इसमें तो है 65 से 85%, इसमें है 55 से 65%, 55 से 65%, और बेसिक में इसमें है 45 से 55%। इनके एक एक एग्जाम्पल भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा अंदाजा रहता है। थोड़ा सा अंदाजा क्या रहता है, कई बार एग्जाम्पल पूछ भी लेता है। एसिडिक है, अम्लीय, 65-85% सिलिका हुआ है, न्यूट्रल है 55-65%, और बेसिक है 45 से 55%। इसमें क्या होती है? सिलिका होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आगन्य रॉक्स को 3 प्रकार से डिवाइड किया। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था उनके आकार के आधार पर, और तीसरा है उसमें उपस्थित सिलिका के आधार पर। सीधी सिंपल सी बात है, इतना ही ध्यान रखना है। 65 से 85% सिलिका, न्यूट्रल में 55 से 65, और बेसिक में 45 से 55% सिलिका होती है। ये तो थे आपके रॉक्स, रॉक्स का पहला प्रकार आगन्य। दूसरा प्रकार आता है आपका अवसादी, और तीसरा आता है रूपांतरित। तो ये भी इन्हीं के प्रकार होते हैं कुछ, और इनको भी डिटेल में पढ़ना होता है। तो इसको हम क्या है अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैंने कल भी आपसे
मैंने कल भी आपसे पूछा था कि जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो कमेंट करके प्लीज़ बताएंगे कि हम हिंदी मीडियम के हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये बताएंगे कि सर इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लैंग्वेज चूज़ करने में आसानी हो, मैं आपका उतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट दिया जा सके, उनको शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जा सकें क्लास में, मैं ये कोशिश करूँगा। अगर आपको यहाँ पर इस लेक्चर से संबंधित कोई भी परेशानी हो या कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो आपको बस ये लेक्चर देखना है, उसके बाद में बस थोड़ी सी चीज़ों को समझना है। बाकी 2 लेक्चर 2 वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देख लें जो पहले थी, और उनको देखने के बाद दूसरी तो इतनी वो परिभाषाएं थी, लेकिन इससे जो संबंधित है वो पहली वीडियो है जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और इन चीज़ों के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया गया है, क्रस्ट, कोर, मेंटल के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें देख लें, और ये चीज़ें देखने के बाद ही आपको सॉइल फॉर्मेशन समझ में आना स्टार्ट होगा। उसके बाद में हम रॉक्स पे आए हैं। रॉक्स के हमने एक पार्ट डिटेल से पढ़ लिया है, दूसरा और तीसरा पार्ट हम वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।